हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज हम फिर से टॉपिक लेके आए हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो हमने इससे पहले वीडियो बनाया था वो था रुत्व और उत्व संधि, यानी विसर्ग को र और उ में परिवर्तन। पर अब हम लेके आए हैं इस वीडियो में सत्व संधि। क्या कि विसर्ग का स, श और श कैसे बनता है। तो देखिए, हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम समझते हैं सत्व संधि को। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का, विसर्ग के बाद यानी दूसरा पद जब शुरू होता है उसका प्रथम अक्षर, यदि विसर्ग के बाद वर्ग का प्रथम, पहला, द्वितीय यानी दूसरा वर्ण हो, पहला दूसरा वर्ण यानी क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ ये हो, या स हो, या ऋस्व स हो, तो विसर्ग को ऋस्व स हो जाता है। और जो प्रथम और द्वितीय वर्ण की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण नहीं आएगा। तो देखिए कौन कौन से वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आएगा। देखिए, क और ख यानी कवर्ग से, प और फ यानी पवर्ग से, त और थ यानी तवर्ग से। यानी कवर्ग के दो वर्ण प्रथम और द्वितीय, और पवर्ग के दो वर्ण प और फ, और तवर्ग के दो वर्ण त और थ, प्रथम दो त और थ हो तो विसर्ग को स हो जाता है, यानी विसर्ग स में यानी ह्रस्व स में परिवर्तित हो जाता है। देखें, जैसे कि हमारा यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, किसी भी अक्षर में अ है, वो दीर्घ तभी होता है जब उसमें अ हो, अ और हो, और फिर उसके बाद विसर्ग हो, और दूसरा पद हमारा या तो क से शुरू हो, या ख से शुरू हो, या प से शुरू हो, या फ से, या त से, या थ से। अगर इनमें से किसी भी वर्ण से शुरू होता है तो हमारा विसर्ग ह्रस्व स में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए, अगर दूसरी तरफ क, ख, प, फ, त, थ होंगे तो हमारा विसर्ग ह्रस्व स में परिवर्तित हो जाएगा। देखें, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे बालकः प्लस तरती। अब देखिए, हमारी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। क्या दूसरे पद में हमारा क्या हो, क, ख, प, फ या त, थ हो। ये देखिए, क, ख, प, फ या त, थ हो तो हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। तो देखिए, यहाँ हमारा दूसरा पद त से शुरू हो रहा है, त हमारा प्रथम वर्ण हो गया, और हमारा जो प्रथम पद है वह विसर्ग से पहले क्या है, अ। क में क्या है हमारा, अ। क जब दीर्घ तभी होता है जब उसमें अ हो, तो ये हमारा दीर्घ क है तो हो जाएगा क, और इसके साथ विसर्ग है हमारी, तो बालक है प्लस तरती, तो विसर्ग और त क्या हो जाएंगे। अगर दूसरी तरफ त हो तो विसर्ग को हमारा ह्रस्व स हो जाएगा, तो हो जाएगा बालक को बालक लिख देंगे, तरती को तरती लिख देंगे, और विसर्ग हटा के हम ह्रस्व स लिख देंगे और एक पद बना देंगे, हो जाएगा बालकस्तरती। अब दूसरा देखिए, इत है प्लस तत है। अब देखिए, विसर्ग है, उस विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं है, अ विसर्ग है और फिर त, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो विसर्ग को हट के क्या हो जाएगा, इतस्ततः हो जाएगा। विसर्ग को हमारा ह्रस्व स होगा। यहाँ हमारा दीर्घ सा न होके ह्रस्व सा होता है। अब देखिए, शिवः प्लस ततः। अब विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, अ प्लस विसर्ग प्लस तथा, तथा त हमारा वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, तो हो जाएगा शिवस्तथा। विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा हमारा, स। अब नेक्स्ट है हमारा ततः प्लस ते। अब देखिए, ततः विसर्ग और दूसरी तरफ हमारा क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण ते है, पर हमारा त पहले आ रहा है और एक ही मात्रा का उच्चारण बाद में हो रहा है, तो हमारा
विसर्ग प्लस त है तो विसर्ग की जगह हो जाएगा ततस्ते। अब वाचः प्लस पति, वाचः प्लस पति ही विसर्ग प्लस प। अब देखिए प हमारा आ रहा है यहाँ, देखिए क ख प फ त थ हो तो हमारा विसर्ग को ह्रस्व स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी हमारा क्या है, वाचः प्लस पति, प हमारा पवर्ग का प्रथम वर्ण है तो विसर्ग को हमारा स हो जाएगा वाचस्पति ही। अब अह प्लस पति, यहाँ फिर पवर्ग का प्रथम वर्ण हो गया प, तो विसर्ग को स ह्रस्व स हो जाएगा। अब देखिए अब और कहाँ कहाँ हमारा ह्रस्व स आ सकता है, जब हो हमारा नमः प्लस पुरः। नमः प्लस पुरः के बाद क्या क्या है, वही प्रथम वर्ग के प्रथम दो वर्ण कौन से, क ख त थ या प फ, वही सेम आए तो विसर्ग को ह्रस्व स हो जाता है। अब यहाँ नमः और पुरः आने पर और दूसरे पद में क्या हो, क ख त थ या प फ हो तो हमारा विसर्ग को स हो जाएगा। अब देखिए जहाँ नमः और पुरः आ जाए हम विसर्ग को स ह्रस्व स बना देंगे। अब नमः प्लस ते विसर्ग है, नमः भी है और तवर्ग का प्रथम वर्ण है तो विसर्ग को ह्रस्व स हो जाएगा। नमः प्लस कार तो हो जाएगा विसर्ग को ह्रस्व स। अब पुरः प्लस कार तो हो जाएगा पुरस्कार। और वैसे भी हमारा जब संधि हो रहा है तो देखने से पता चल रहा है पुरः प्लस कार क्या होगा, पुरस्कार। नमः प्लस कार नमस्कार और नमः प्लस ते नमस्ते। कई बार क्या होता है हमें जब कई बार क्या समझ नहीं आता तो भी हमारा पढ़ने से पता चल जाता है कि इसका संधि क्या होगा। अब हम देखते हैं षत्व संधि, यानी विसर्ग को श कैसे होता है। यदि विसर्ग के बाद यानी दूसरा पद जो हमारा है वो ह्रस्व च या छ से शुरू हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है, ह्रस्व श हो जाता है, जिसको कि हम तालव्य श भी बोलते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण श का उच्चारण तालु से होता है। और ये श तालु वाला च या श में ही क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि च और छ का उच्चारण स्थान भी तालु है तो वो इसलिए हमारा च और छ श में परिवर्तित हो जाता है, तालु में ही परिवर्तित होगा। तो जैसे अब देखते हैं कुछ उदाहरण। निहि प्लस चलह, अब विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग हमारा ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाएगा। जब हम ह्रस्व श लिखते हैं उसके बाद कोई वर्ण आता है तो उसका पीछे वाला डंडा हट जाता है तो हो जाएगा निश्चलः। शिरः प्लस छेदः, अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद छ का उच्चारण हो रहा है तो हो जाएगा शिर एज इट इज़ रहेगा, छेद है वो एज इट इज़ रहेगा, बस विसर्ग की जगह आप ह्रस्व श कर देंगे। ह्रस्व श करते हुए हमें ध्यान रखना है उसका पीछे वाला डंडा हट जाएगा। कह प्लस छात्रः, कह प्लस छात्र। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या है, छ का उच्चारण हो रहा है, छ वर्ण है तो हमारा विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा, श में हो जाएगा, कश छात्रः। कह प्लस चित, अब च ई, पहले च का उच्चारण हो रहा है फिर ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है तो हो जाएगा कश्चित। और जो हमारा च की मात्रा है वो हमारे ह्रस्व श के ऊपर चली जाएगी, पर उच्चारण करते हुए वो है च से पहले ही उच्चारित होगी, श से पहले उच्चारित नहीं होगी, च से पहले ही उच्चारित होगी या बोली जाएगी। पर लिखते हुए मात्रा है जो अपने से पहले वाले ह्रस्व वर्ण पर चली जाती है, इसलिए हो गया कश्चित, शब के ऊपर चली जाएगी। दुष्टः प्लस छागः, अब देखिए विसर्ग के बाद छ है तो हो जाएगा विसर्ग को ह्रस्व श हो जाएगा, दुष्टश्छागः। मुनेः प्लस छाया, अब देखिए विसर्ग के बाद छ है तो हो जाएगा मुनेश्छाया। अब देखिए
कुछ एक रूल और है इसमें, दो वाला शय यानी तालु शय कैसे बनेगा। और यदि विसर्ग के बाद अगर ह्रस्व श हो, विसर्ग के बाद यदि ह्रस्व श हो तो विसर्ग को ह्रस्व श ही हो जाता है। जैसे कि सुप्तः प्लस शिशु, विसर्ग के बाद क्या है, श है, तो विसर्ग हमारा श में ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाएगा सुप्त शिशु, सुप्तश शिशु, सुप्तश शिशु। सुप्तश लिख के और जो श पे ई की मात्रा है, शिशु की जो ई की मात्रा है वो अपने से पहले वाले ह्रस्व वर्ण के ऊपर चली जाएगी और हमारा उच्चारित होगा सुप्तश शिशु। कैसे बनाइए देखिए, सुप्तश प्लस शिशु हो गया सुप्तश शिशु। हरिहि प्लस शेते, हरिहि प्लस शेते हो जाएगा, विसर्ग को हो जाएगा श, हो जाएगा हरिश शेते, क्योंकि विसर्ग के बाद हमारा तालु श है तो हो जाएगा ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग। अब देखिए, अब है हमारी शत्व संधि यानी मूर्धन्य जो हमारा श है, विसर्ग मूर्धन्य श में कैसे परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग के पूर्व यानी पहले, विसर्ग से पहले ई मतलब ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ हो तथा बाद में क ख या प फ हो। हमारा जब सत्व संधि किया था उसमें प फ और त थ भी थे, पर अब यहाँ क ख और यह प फ, ये चार ही वर्ण हैं। में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य श, मूर्धन्य ह्रस्व श हो जाता है। जैसे कि निहि प्लस कपटः। अब देखिए निहि के प्लस क्या है, पहले क्या है, ह्रस्व ई है, न और ई, निहि। पहले न उच्चारण होगा फिर ई की मात्रा उच्चारित होगी, जैसे न प्लस ई, ऐसे है ये। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा निहि, निहि प्लस कपटः। देखिए क होना चाहिए हमारा बाद में, क ख या प फ में से हो। देखिए क है तो हमारा ई के बाद क है तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मात्रा की भी कंडीशन पूरी हो रही है। और क वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क, तो हो जाएगा मूर्धन्य श आ जाएगा, हो जाएगा निष्कपटः, परंतु वो हमारा मूर्धन्य श ह्रस्व आएगा। नि प्लस फलः, देखिए ह्रस्व ई है और बाद में क्या है, फ, हमारा क्या है फ, तो हो जाएगा विसर्ग को हमारा हो जाएगा मूर्धन्य ह्रस्व श, हो जाएगा निष्फलः। दुह प्लस कर्मः। अब देखिए ऊ की मात्रा है हमारी, ह्रस्व ऊ है, उसके बाद विसर्ग है और इधर दूसरे पद हमारा क से शुरू हो रहा है, तो देखिए दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हमारा विसर्ग को हो जाएगा दुष्कर्म। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके। अब देखिए चतुः प्लस कोणम, हमारा ह्रस्व ऊ है और दूसरी तरफ क्या है क, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो विसर्ग को हो जाएगा मूर्धन्य ह्रस्व श, चतुष्कोणम। अब देखिए माँ पीछे हलंत है तो माँ हलंत लगेगा, अगर कहीं विसर्ग आती है तो विसर्ग लगेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि शब्द कहाँ से अंत हो रहा है, विसर्ग से, हलंत से या पूर्ण अक्षर आ रहा है, वो हमें एज इज लगाना है। आयु प्लस काम है, ह्रस्व ऊ प्लस विसर्ग प्लस क, तो हो जाएगा विसर्ग को आयुष काम है, क्योंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। दुह प्लस करह हो गया दुष्करह, ये हमने पीछे भी नहीं, वो हमने दुष्कर्म पढ़ा था, ये है हमारा दुह प्लस करह दुष्करह। आविहि, इसमें छोटी ई की मात्रा है और विसर्ग है और क, दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है तो हो जाएगा आविष्कृतम। धनु प्लस कांडम, ह्रस्व ऊ है और दूसरे पद में क है तो हो जाएगा विसर्ग को मूर्धन्य श हो जाएगा धनुष कांडम। अब देखिए अब हमारा सब और तो सब वर्ण आ गए, ट या ठ रह गया है हमारा। अब देखिए ट और ठ कहाँ उपयोग होंगे। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग ह्रस्व श में परिवर्तित हो जाती है, कैसे, धनु प्लस टंकार,
धनु प्लस टंकार ह्रस्व ऊ है और उसके बाद क्या है, ट है, तो हमारा विसर्ग को श हो जाएगा, ह्रस्व श हो जाएगा, हो गया धनुष टंकार। हमें बस यही देखना है कि विसर्ग के बाद ट है क्या नहीं, ट या ठ हो तो हमारा विसर्ग को ह्रस्व मूर्धन्य श हो जाएगा धनुष टंकार। तो ये था हमारा विसर्ग को स हो जाना, विसर्ग को तालु श हो जाना और विसर्ग को मूर्धन्य श हो जाना। तो बहुत ही आसान है, 2-3 रूल्स हैं, उनको ध्यान रखना है। क्या भाई, च छ के अगर च छ हो विसर्ग के बाद क्या लगता है, ट ठ हो तो विसर्ग के बाद क्या लगता है, और त थ हो तो विसर्ग के बाद तो क्या बनता है, स बनता है, श बनता है या श बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। तो अगर आपको कुछ समझ ना आया प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करते रहें। धन्यवाद।